मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर प्रसार भारती और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में हमारे देश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने या स्वस्थ होने की भी संख्या बढ़ी है, क्योंकि भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन देश में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग संक्रमित मरीजों पर नियमित रूप से किया जा रहा है, जिसमें हमें काफी सफलता भी मिलती जा रही है। श्रोताओं, हमारे देश में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि इसकी दवाएं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में काफी हद तक कारगर हो रही हैं। इसी तरह देश में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी प्रचलित है, जो पूरी तरह साइड इफेक्ट यानी हानिकारक प्रभाव से मुक्त है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हम कोरोना वायरस संक्रमण से किस तरह से सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। इस संबंध में हमने बात की होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हरि सिंह घोष से। डॉक्टर हरि सिंह घोष जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज समूचे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है, हमारे देश में भी ये संक्रमण फैला हुआ है, और ऐसे में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ अपने अपने हिसाब से इस वायरस को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। तो होम्योपैथी किस दृष्टि से इस वायरस को देखती है? होम्योपैथी में एक्चुअल में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, और कोरोना वायरस के सिम्टम्स के जो मेडिसिन मिलते हैं जी, उसमें आर्सेनिक एल्बम जी, इन्फ्लुएंजन और कैम्फोरा को जोड़ते हैं। जी जी जी। इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल अपन उसके बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, उससे फायदा भी हो रहा है लोगों को। जी जी जी। तो ये साथ ही जी, ये 3 दवाएं जो हैं, तो ये कोरोना वायरस संक्रमण में किन किन चीजों की रोकथाम करती है? एक्चुअली ये तीनों दवाइयाँ गले से लेकर के और फेफड़ों तक इनकी वर्किंग है जी। तो और इसकी जरूरत कोरोना वायरस की इस बीमारी में है जी, इसलिए इनका प्रभाव लगातार देखने को मिल भी रहा है जी। और मैंने जहाँ तक इस्तेमाल कराया है जी, कैम्फोरा अकेला ही इस्तेमाल कराया, तो कैम्फर में क्या हुआ, बनेम जो इस्तेमाल कराई है उसको 2 बार अगर दिन में इस्तेमाल करा दिया 3 दिन, तो हमें ऐसा संभावना लगती है कि ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो काम भी कर रहा है चारों तरफ, उसका कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई नहीं दिया, तो लग रहा है कि ये फायदा कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर्स की चर्चा भी आई है इस संबंध में, वो भी पॉजिटिव है इस संबंध में जी कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं। जी जी। लेकिन इसके अलावा जी, हमें इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जी, तो उसका फायदा भी इससे मिल सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से इससे बचाव हो सकता है। जी। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए अपन कौन सी दवाई देते हैं इसमें? एक्चुअल में हमारे यहाँ जो जिंक मेटेलिकम है जी, उसका इस्तेमाल विशेष तौर से होता है, और वैसे हम गिथानिया सेंफोरा, जिसको कि अश्वगंधा कहते हैं आयुर्वेद में, उसका भी इस्तेमाल होते हैं जी। लेकिन मैंने जो व्यवस्था बनाई है उसमें मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसा लगा मुझे कि ये जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं जी, उन आयुर्वेद की दवाइयों में हमारे यहाँ टिनेस्फोरा जो इस्तेमाल होता है मदर टिंचर में जी, वो भी बहुत इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस संबंध में आयुर्वेद में जो जानकारी दी जा रही है उसमें इसी का इस्तेमाल विशेष तौर से इम्यूनिटी के लिए किया जा रहा है। त्रिकुटी का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। तो होम्योपैथी में टिनेस्फोरा का इस्तेमाल करने से लाभ हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ अपन को लगातार लेनी पड़ती है कि इनकी कोई समय सीमा है? एक्चुअल में इनको तो अपन 3 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद जी फिर रोक सकते हैं,
जी। लेकिन 15 दिन में उसका इस्तेमाल रिपीट करना चाहिए जरूर जी। इस्तेमाल जो हम इम्यूनिटी के लिए बोल रहे हैं जी। या जिंक मेटालिकम का इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, ये कंटिन्यू लेना चाहिए इस पीरियड में। जी। और खास तौर से टिनस्पुरा का इस्तेमाल तो मेरे विचार से सुबह और शाम दोनों टाइम 10 या 15 बूंद लेना चाहिए हर एक को। जी जी जी। तो इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी है कि कोई साइड इफेक्ट से मुक्त हैं ये दवाएं? होम्योपैथी में अच्छा यही है कि साइड इफेक्ट इनके कुछ भी नहीं होते हैं। जी। हमारी मेडिसिन अगर यदि काम कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो अपने आप अलग हो जाएगी और उसका कोई इफेक्ट इस तरह का नहीं आएगा जिसमें कोई नुकसान हो सके किसी को। जी। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों को लेने में क्या कोई परहेज वगैरह भी करना पड़ता है खाने पीने का? दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे पीछे हम ऐसी कोई खुशबूदार चीज मुंह में न रखें जी, जिससे कि हमारी दवाई का इफेक्ट खत्म हो जाए, जैसे कि प्याज हुआ, लहसुन हुआ या और खुशबूदार चीजें। और जहाँ तक गुटखा या तम्बाकू खाने वाले लोग हैं उनको तो मैं मेडिसिन ही नहीं देता हूँ। जी जी जी। वैसे भी प्रशासन के द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया है। तो डॉक्टर साहब, खान पान में भी कोई हमें ध्यान रखना होता है इन दवाइयों को लेते वक्त कि हम किस तरह की डाइट रखें अपनी? खान पान में जहाँ तक मैं समझता हूँ नॉन वेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। होम्योपैथी लेते समय तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और मैं देता भी नहीं उन लोगों को जो होम्योपैथी के साथ में लेना चाहती है। अगर नॉन वेज से मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। जी। तो नॉन वेज से इम्यूनिटी पावर घटती है, मेडिसिन का भी असर कम होता है। जी जी जी। दूसरी चीज ये है गरिष्ठ भोजन जो ज्यादा तेल घी का है उसको भी मना करता हूँ ताकि पेट सही रहे तो मेडिसिन काम करती है। जी जी जी। तो अभी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में होम्योपैथी की मेडिसिन्स को लेकर कोई नई शोध भी की जा रही है इस कोरोना वायरस को लेकर? अभी तो कैम्फर के ऊपर ज्यादा सेंट्रलाइज हुआ है दिमाग लोगों का। जी। कैम्फर का बनेम का इस्तेमाल करने के लिए कई डॉक्टर्स ने चर्चा की है इस संबंध में। जी। तो उसका इस्तेमाल हो भी रहा है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी हैं और कोरोना वायरस संक्रमण और इस लॉकडाउन की अवधि में क्या कोई नई साहित्य रचना भी कोरोना वायरस को लेकर की है आपने? देखिए, मैं लिख तो नहीं पाया हूँ इस पीरियड में, मैं इसी में लगा हुआ हूँ लोगों को दवाई बांटने में और करने में सवेरे से हम। जी। इस समय लिख तो कुछ नहीं पाया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम श्रोताओं से या लोग जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या समझाइश देना चाहेंगे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर? मैं सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि सब लोग जो हैं वो दूरी बनाए रखें। हमेशा नाक को पूरी तरह से ढकने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, चाहे कपड़े से या किसी तरह से भी पूरी तरह से ढकने की, चाहे चारों तरफ से कान के पास से लेकर के चारों तरफ ढका रहे, ऐसी व्यवस्था लोगों को बनानी चाहिए। दूरी बहुत जरूरी है, कम से कम 2 गज की, ये बात बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं और हमें भी सोचना चाहिए। सामान लेने के लिए जो लोग इधर उधर जाते हैं उसमें भी सावधानी बरतना चाहिए, दूरी रखना चाहिए। अच्छा तो ये है कि हम घर में भी उसी स्थिति को बनाए रखें तो अच्छी बात है। और लोगों को दूर से, मैं भी मेडिसिन देता हूँ जरूर, लेकिन दूर रखता हूँ सब लोगों को और उसी स्थिति में बनाए रखता हूँ, ताकि बांटने भी जाता हूँ तो अभी दूरी रखता हूँ। ऐसी व्यवस्था सबको करनी चाहिए। और जो नए लोग आ रहे हैं, नई स्थितियां बन रही हैं, उनके लिए सावधानी से गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबको सावधान रहना चाहिए जी, ताकि जानकारी मिल सके तो बचाव हो सके सबका। जी, यही मेरा निवेदन सबसे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और लोग इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। और आज आपने आकाशवाणी को इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने होम्योपैथी चिकित्सा पर यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर हरि सिंह घोष से। श्रोताओं, पिछले दिनों पड़ोसी जिले टीकमगढ़ में कुछ कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे जो अब स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में टीकमगढ़ जिले की क्या स्थिति है, इस संबंध में हमने बात की टीकमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया से। श्रोताओं, हमारे बीच हैं टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया जी। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एसपी साहब, हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों टीकमगढ़ में कुछ कोरोना मरीज पाए गए थे जिसके कारण आसपास के जिलों में भी बहुत दहशत फैली थी, तो इस समय वर्तमान में टीकमगढ़ की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले कोरोना मरीज जो पाए गए थे वो रिपोर्ट आई थी 14 अप्रैल को जी। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी इंदौर से जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें कुछ दिनों बाद प्राप्त हुआ 23 अप्रैल को, जिनकी भी
ट्रैवल हिस्ट्री इंदौर से थी, फिर अभी एक रिसेंट में अभी 3 मई को प्राप्त हुए हैं जिनका भी ट्रैवल हिस्ट्री इंदौर से है जी। तो ये सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे और ये जो यहाँ पे टीकमगढ़ में हमारी मेडिकल टीम है उन्होंने काफी सजगता से इनकी जो सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग उसको किया। उस कारण से ये लोग बाहर निकल के आ पाए, इनकी टेस्टिंग की गई। उस कारण से हमें ये पता चल पाया कि हाँ ये कोरोना वायरस किसी न किसी रूप में हमारे जिले में है। तो इनके जितने भी परिजन थे, फर्स्ट कॉन्टैक्ट थे, सभी की प्रॉपर सैंपलिंग की गई, टेस्टिंग की गई। तो ये निकल के आया कि इनके द्वारा वायरल शेडिंग हुई नहीं, तो अन्य किसी लोगों को हुआ नहीं। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा चैलेंज आया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब ये बीमारी इस तरह की महामारी कहीं हुई नहीं और उसका प्रोटोकॉल भी काफी स्ट्रिक्ट है। तो पुलिस और प्रशासन के लिए एक अच्छा चैलेंज था। तो जो फर्स्ट पेशेंट था P1 था हमारा, उसमें ही हम लोगों की ड्रिल काफी अच्छी हो गई थी कि ग्राम पंचायत में कंटेनमेंट जोन बनाना और उससे लोगों को सेफ रखना, प्लस लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराना ग्राम पंचायत में, क्योंकि लोग अपने घरों पे रहें और जो उनका कर्फ्यू का पालन है वो भी होता रहे और उनको समस्याएं ना है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और इसमें जनता का काफी सहयोग मिला। साथ ही साथ प्रशासन के सारा अमला जो है उसने अति उत्साह से काम किया, पूरी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए इसमें सफलता प्राप्त हुई। पूरी मेडिकल टीम लगी रही इस दौरान, किसी की भी जो आगे स्प्रेड होने वाला पार्ट था वो कहीं पे भी नहीं हुआ। हमारे तीनों कोरोना पेशेंट्स जो थे उनका जो सैंपलिंग है वो नेगेटिव आ चुकी है और डिस्चार्ज की जा चुकी है। टीकमगढ़ में वर्तमान स्थिति ये है कि इसके बाद कुछ केसेस और निकल के आए हैं, मगर ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं और सभी ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस हैं जो इंदौर से आए हैं लोग। तो उनका रैंडम सैंपलिंग कराई गई थी जो इंदौर से आए थे, उसमें ये पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो ऐसे कितने मरीज हैं सर? ऐसे 3 मरीज हैं ये और सभी की स्थिति स्टेबल है और शहर में भी स्थिति सामान्य है। इनकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। जो फर्स्ट P4 और P5 थे इनके नेगेटिव आ चुके हैं, तो शांति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस समय। इस समय कर्फ्यू लगाया गया है सर टीकमगढ़ में? क्योंकि ये जो P4 P5 थे शहर के बीचों बीच में थे, तो जब तक इनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी वो पूरी नहीं हो रही थी या फिर इनके कंटेनमेंट जोन में जब तक जो स्क्रीनिंग का काम होता है, बेसिक फर्स्ट स्क्रीनिंग का, वो नहीं होना तब तक कर्फ्यू लगाया गया था। अब वो उसको हटा दिया गया है। मगर हमें सजग रहने की बहुत आवश्यकता है सभी को, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए रेस्ट्रिक्शंस कम की जाएंगी, लोगों के आवागमन की जो व्यवस्था की जा रही है, जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे उनको वापस लाया जा रहा है, तो इन सभी चीजों में हमें जो हमारे सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनका अत्यधिक पालन करना है। जैसे कि मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, हाथ साफ करना और आपस में 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी, इसको हमेशा अपन को पालन करना है। तो ये इसका जो संक्रमण फैलने का जो रेट है उसको हम कम कर सकते हैं और बाकी पूरा टीकमगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर कहीं कुछ भी इस तरीके का निकल के आता है पेशेंट, तो हमारी पूरी मेडिकल टीम, प्रशासनिक अमला, पुलिस टीम सब ड्रिल में आ चुके हैं। हम लोग अब पूरे ट्रेंड हो चुके हैं इस तरीके से, किस तरीके से उसको बिना हाथ पांव फूले डील करना है और उसको सही करके वापस पेशेंट को घर पहुंचाना है। बिल्कुल सर। और सर अभी टीकमगढ़ में क्या लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है लोगों को बाहर निकलने के लिए या दुकानें वगैरह भी खोली गई हैं? देखिए, इसमें जो लॉकडाउन है बेसिकली ये ट्रेनिंग फेज है। जैसे कि ये दौर जनता के दिमाग में कभी नहीं इमेजिन किया होगा। तो लॉकडाउन एक तरीके से ट्रेनिंग होता है कि आपको किस तरीके से इस बीमारी से लड़ते हुए अपने जीवन शैली को ढालना है। तो अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, नॉन एसेंशियल चीजों के लिए कोई बाहर नहीं घूमेगा। इस माइंडसेट प्रिपेयर रहना है और नियमों का उनको अंदाजा रहना आवश्यक है। जो हमारे सिटीजन्स हैं की सुरक्षा उसी में है। अगर इस समय हमने नियमों का पालन कर लिया तो स्वयं सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा और टीकमगढ़ भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है ये। और सर आपके यहाँ प्रवासी मजदूर भी बाहर से आ रहे हैं, किन किन जगहों से पहुंचे हैं सर अभी? हमारे यहाँ प्रवासी मजदूरों का एक पहला लॉट आया था, जो फर्स्ट टाइम जब माइग्रेशन शुरू हुआ था, तो वो करीब मार्च का जो एंड वाला पार्ट था 27, 28, 29 और 30 मार्च के आसपास करीब हमारे पास 45,000 का जो प्रवासी मजदूर हैं वो विभिन्न माध्यमों से हमारे जिले की सीमा में आए थे। तो उनकी सभी की स्क्रीनिंग की गई, उनकी मॉनिटरिंग की गई सभी प्रकार से और उन्हें उनके स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनके ग्राम पंचायतों में स्थापित किया गया। अब नया जो माइग्रेशन हो रहा है ये इंस्टीट्यूशनलाइज माइग्रेशन है, जिसमें ट्रेनों के माध्यम से आ रहे हैं। कई अन्य राज्यों से जैसे हरियाणा से आ रहे हैं, वो ट्रेनों के माध्यम से छतरपुर आते हैं, उनको फिर यहाँ लाया जाता है। तथा कई महाराष्ट्र से, गुजरात से जो लोग आ रहे हैं वो बसों से यहाँ पे लाए जा रहे हैं। सभी का बाकायदा मेडिकल परीक्षण होता है,
उनके जो भी बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाता है, और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उनको अलग से चिन्हित करके उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है, उनकी सैंपलिंग कराई जाती है। सर, पिछले दिनों देश में देखने में आया, हमारे राज्य में भी बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। तो इसके लिए टीकमगढ़ जिले की पुलिस को क्या हिदायत दी गई है कि वो पूरी तरह से सुरक्षा रखें, मास्क वगैरह का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना विशेष रूप से ध्यान रखें? क्योंकि सर, आप लोगों का काम ऐसा होता है कि आपको जनता के बीच में जाना होता है और ये हमें पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति संक्रमित है। सर देखिए, ये जो इस समय इसको हम इस तरीके से देखें, हम पुलिस स्टेट की तरफ से हैं और ये एक एनिमी है हमारा, तो हमें एनिमी दिखता नहीं है कोरोना हमारा, और हमारा काम है जनता के बीच में रहना, और ये कोरोना उन जनता में ही कहीं ना कहीं है जी। सभी को ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश रहते हैं। डीजीपी साहब ने भी कई बार सभी कर्मचारी अधिकारियों को संबोधित करके बोला है कि आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, आप सुरक्षित रहेंगे तभी हम समाज की सुरक्षा कर पाएंगे जी। तो प्रशासन से हमें THQ से भी कई सामग्री खरीदने के लिए, प्लस इम्यूनिटी डेवलप कराने के लिए कई आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए पैसा है। हमने कर्मचारियों को टाइम पे जो उनका शेड्यूल रहता है उस हिसाब से उन दवाइयों का सेवन करवाया, मास्क वगैरह है इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है, सैनिटाइजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है, साथ साथ ग्लव्स वगैरह की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है। और जो कंटेनमेंट जोन में जो हमारे कर्मचारी लगते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है कि आप बिना PPE किट पहने नहीं अंदर जाएंगे। तो ये इन सभी को ध्यान में रखा जा रहा है जी। जितना ज्यादा हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना वरिष्ठ अधिकारियों को चिंता है उन सभी को हम पालन करवाते हैं। शायद इसी कारण अभी तक हमारे जो कर्मचारियों को अभी अछूते हैं, और हम चाहेंगे कि हम इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें ताकि कोरोना हम तक ना आए और हम अन्य लोगों को भी सेफ रख सकें। बहुत अच्छी बात है सर। सर, किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय में पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं? हाँ, जैसे हमारे आपको पता हो कि इसमें कोरोना से जो लड़ने के लिए मेडिकल के जो लेयर बनाए गए हैं और 3 लेयर सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तो नहीं है टीकमगढ़ में, बट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर हमारा तैनात रहते हैं सुरक्षा कर्मचारी। हमारे सुरक्षा कर्मचारी वो भी PPE सूट में रहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट आता है और कुछ अनहोनी होती है किसी भी तरीके की, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा सुरक्षा कर्मचारी वहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं, और जो खुद अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उनके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए वहाँ मौजूद है। बहुत अच्छी बात है सर। और सर, अंत में आप तमाम श्रोता, हमारे लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में और देशों में हमारा प्रसारण अब जा रहा है मोबाइल ऐप के माध्यम से, तो क्या संदेश या क्या अपील करना चाहेंगे आप तमाम श्रोताओं से? देखिए, इस रेडियो के माध्यम से मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि जो छूट मिल रही है इसको आप ये मत सोचिए कि आजादी मिल रही है ये छूट, क्योंकि हमें हमारा जीवन यापन करना है, हमारी अर्थव्यवस्था में भविष्य देखना है, यहीं पे हमारा एंड नहीं हो रहा है, हमें भविष्य को भी संभालना है, भविष्य को भी बचाना है। तो उस संदर्भ में दी जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ जिनको जरूरत है या जो इकोनॉमी में एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे हैं वही लोग बाहर निकलें, अन्यथा अनावश्यक लोग बाहर ना निकलें। और अगर निकलना भी पड़ता है तो उसमें पूरी जो सावधानियां हैं, जो बेसिक नॉर्म्स हैं इस समय, कि एक तो मास्क लगा के निकलना और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बना के चलना, इनको अगर हमने हमारे जीवन शैली में ढाल लिया तो इसका कोरोना का संक्रमण हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। और इसी संदर्भ में दूसरा कहना चाहूंगा, इसको कोई छूत की बीमारी के रूप में ना देखें, किसी को नेगेटिव इमेज से ना देखें। अगर किसी को कोरोना संक्रमित हो गया है तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना है, हमें उनकी मदद करनी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। क्योंकि इस समय जब आदमी क्वारंटाइन में रहता है या किसी हॉस्पिटल फैसिलिटी में रहता है, उसके आसपास कोई रहता नहीं है जी, तो उस समय उसको मनोबल हमें बनाए रखना है, चाहे किसी भी माध्यम से, फोन से, वीडियो चैट से, जैसे भी करें, हमें उनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है। और शायद यही हम लोगों की टीकमगढ़ में स्ट्रैटेजी रही थी कि भले ही हमारे तीनों लोग वहाँ थे, कोई ना कोई कर्मचारी जाके उनसे बात जरूर करता था ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे, उनके घर वालों के हालचाल बताता था, उनके गांव में क्या चल रहा है बताते थे। इस तरीके से उनका मन लगा रहता था, उन्हें भरोसा रहता था कि प्रशासन जो कर रहा है वो सबसे बढ़िया है उन लोगों को। जी सर। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि इसको नेगेटिव रूप में ना लें और इससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें और घबराएं ना, इससे सुरक्षित रहें, सुरक्षा व्यवस्था रखिए अपनी और घबराएं नहीं इससे। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो अपील की है उसको लोग, हमारे श्रोता आत्मसात करेंगे, फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। और सर, आपने आज आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने टीकमगढ़ जिले की ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया से। श्रोताओं, यदि हम या हमारा कोई भी अपना कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो ऐसी स्थिति में आत्मबल बनाए रखना है, उस संक्रमित का पूरी तरह से मनोबल बढ़ाना है और उसका
पूरी तरह से साथ देना है, क्योंकि यही अपेक्षा हम करते हैं और यही अपेक्षा हमसे हमारे अपने भी करते हैं।
इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अनेक समाज सेवियों और समाज सेवी संस्थाओं से मुलाकात करवाई। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब से जुड़े श्री भोले साहू से। भोले साहू जी, आपका आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, 25 मार्च से लॉकडाउन भी चालू है, तो ऐसे लॉकडाउन के समय में आपके द्वारा किस रूप में समाज सेवा की गई? सर, मेरा रोटरी क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी क्लब एक सोशल वर्क संस्था है जी, और इसमें हम लोगों ने पर डे 350, 400, कभी 450 पैकेट लंच लगवा के जी 5 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बांटे हम लोगों ने जी। तो ये लंच पैकेट लोगों के घरों में जाके बांटे हैं या किसी निर्धारित स्थल पर या मोहल्लों में? गवर्नमेंट द्वारा मुझे वार्ड नंबर दिए गए थे जी, वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 5 जी। इनमें मैंने लोगों को घरों में जाके वितरित किया जी जी जी। तो इन भोजन पैकेटों में किस प्रकार का भोजन होता था? सर, कभी इसमें पूरी सब्जी, सलाद, हरी मिर्च रहती थी जी, और कभी कभी खिचड़ी हम लोग वितरित करते थे जी जी। तो इस कार्य में कितने लोग लगे रहे हैं आपके? सर, इस कार्य में हमारे रोटरी क्लब में करीब 35 मेंबर्स है जी। 35 मेंबर्स में पर डे एक साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक साथ नहीं आते थे जी, लेकिन पर डे 4 से 5 लोगों की पर डे वितरित करने का समय रहता था जी, और बनाने वाले अलग रहते थे जी 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 जी। तो ये आप लोगों ने, जितने आपके रोटरी क्लब में जुड़े हुए हैं, सबने मतलब पर्सनली इसको पेमेंट करके ये लंच पैकेट? जी सर, हम सभी लोगों ने, जितने भी मेंबर्स थे, जो भी खर्च आया है इसमें, पहले करीब 400 पैकेट बनवाने में 6500 रुपए के आसपास खर्च आता था सारा जी जी जी। तो हम लोग जो भी अभी तक खर्च हुआ था सारा आपस में वितरित किया है। कोई गवर्नमेंट या किसी से हेल्प नहीं ली, पर्सनल किया है जी। इस दौरान क्या मास्क या सैनिटाइजर वगैरह का भी वितरण किया गया आप लोगों के द्वारा? हाँ सर, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया है जी। तो क्या सिर्फ छतरपुर क्षेत्र में ही ये वितरण किया गया है कि आसपास के गाँवों में भी वितरित किए गए? नहीं सर, छतरपुर जो वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 5 बताया गया, इसी में वितरित किया गया है जी। और इसके अलावा भी जो हमारे शहर में मूक जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, इनके लिए भी पानी वगैरह या चारा वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है? नहीं सर, इनको तो नहीं कराई हम लोगों ने, लेकिन और लोगों ने, मैंने देखा है, और जो सोशल वर्क संस्था है हमारे पवन साटी जी, वो इनको भी देते रहे जी 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 जी। तो और क्या आगे, क्या आने वाले समय में क्या प्लान करेंगे आप लोग? किस तरह से और समाज सेवा को आगे बढ़ाएंगे? सर, जब भी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों की संस्था सोशल वर्क संस्था ही है जी, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तैयार रहेंगे सेवा करने के लिए जी 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 बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को क्या समझाइश देना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? सर, मैं तो यही कहूँगा, गवर्नमेंट भले ही लॉकडाउन खोल दे जी, लेकिन मेरा संदेश यही है कि हम आपको अपने आप सुरक्षा करनी है जी जी बिल्कुल। अपने आप ही मास्क लगा के बाहर निकले, सैनिटाइजर पॉकेट में रखें जी, सबको सैनिटाइजर करें जी। हम आपको ही अपनी सुरक्षा अपने आप से करनी है। गवर्नमेंट हमें आपको बता दिया है कैसे सुरक्षा करनी है जी जी, उन सब बातों को फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वायरस इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, और ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो भोले साहू जी, आप सभी लोग समाज सेवा करते रहें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करते हुए नियमित साबुन से हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, चेहरे पर मास्क लगाएंगे और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करेंगे, नियमित उसका उपयोग करेंगे। साथ ही शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह प्रयोग आवश्यक रूप से करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती
एवं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।